अच्छा जी, क्वेश्चन को आपने पहले कर लेना है रीड तसल्ली से। और इसमें आपने हर हर क्वेश्चन में हम सीक्वेंस ये फॉलो करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे पहले टाइप ऑफ पर्सन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये एक इंडिविजुअल है, टाइप ऑफ पर्सन। और साथ में जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो आपने खास तौर पे देखनी है कि क्या आपने सिर्फ इनकम का कैलकुलेशन बनाना है या टैक्स का कैलकुलेशन भी बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पे सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आप टैक्सेबल इनकम भी बनाएं और उसके ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट करें। ठीक हो गया। सो हमारी जो पहली वर्किंग होगी वो आप इस तरह से, आप जो फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर तो आप लिख देंगे टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल, और नेक्स्ट पेज के ऊपर आप इस तरह से ये वर्किंग बना देंगे और इसके अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यानी कि ये नेम ऑफ इंडिविजुअल, पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया जी। और चूंकि सवाल सैलरी इनकम का है इसलिए आप जो इससे अगला पेज होगा उसके ऊपर एक सेपरेट वर्किंग बना दें। हर वर्किंग को अलग पेज पे बनाएं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इससे बहुत क्लैरिटी रहती है सवाल के सोल्यूशन बनाते हुए। अब सवाल का इन्फॉर्मेशन देखें। सबसे पहले बेसिक सैलरी है, बोनस है, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ये चारों के चारों आइटम्स जो हैं ये फुली टैक्सेबल हैं, इसमें कोई एग्जामेशन अवेलेबल नहीं है। तो एग्जामेशन अब हम सारी पढ़ चुके हैं, नाउ वी आर कंफर्टेबल कि हमें पता है कि अच्छा इसमें तो कोई एग्जामेशन एग्जिस्ट नहीं करती। हाउस रेंट अलाउंस में आपने खास तौर पे कॉन्शियस रहना है कि हाउस रेंट अलाउंस को आपने वो 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी नहीं करना। ये अलाउंस है, अलाउंस सारे टैक्सेबल होते हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के, जिसमें हमने पढ़ा है कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। तो ये जो अमाउंट्स हैं ये सारी की सारी आप इसी तरह नो आई मीन कैलकुलेशन इन्वॉल्व, आप सीधी ये फिगर्स जो हैं अपनी उस वर्किंग के अंदर, सैलरी की वर्किंग के अंदर मेंशन कर दें। नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज लीव फेयर असिस्टेंस। लीव फेयर असिस्टेंस होता क्या है कि आपको एम्प्लॉयर छुट्टी भी दे और साथ में कुछ पैसे भी दे और कहे जी कि आप एंजॉय करें फैमिली के साथ जाके, तो दिस इज लीव फेयर असिस्टेंस। अगेन हमने कोई ऐसी एग्जाम्शन नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए एम्प्लॉयर से अब जो भी चीजें मिलती जा रही हैं अगर तो वो एग्जाम्शन के रास्ते में उसके आगे एग्जाम्शन उसके रास्ते में रुकावट है तो ठीक है, अदरवाइज वो फुली टैक्सेबल होगा। सो लीव फेयर असिस्टेंस को भी मैं यहाँ पे पूरी अमाउंट को इसी तरह टैक्सेबल लिख देता हूँ। नेक्स्ट इज कैश पेड टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ डोनेशन। सो एक तो आपने कैश में पेमेंट किया और दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया, तो ये डेफिनेटली अब आपको पता है कि ये टैक्स क्रेडिट्स में हमने एक आइटम पढ़ा हुआ है कि डोनेशंस के साथ हम क्या सलूक करते हैं। तो वो टैक्स क्रेडिट्स वाला जो चैरिटेबल डोनेशंस का स्लाइड है उसको आप रिवाइज करोगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर डोनेशन दें तो वो बिल्कुल एलिजिबल होता है फॉर टैक्स क्रेडिट्स। लेकिन साथ में एक और इसमें रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि अगर आपने डोनेशन देना है तो फिर आप क्रॉस चेक के थ्रू देंगे, और यहाँ सवाल में बता रहा है कि कैश में दिया है तो इसलिए ये तो एलिजिबल नहीं है फॉर एनी टैक्स क्रेडिट्स। तो इससे नतीजा हमने क्या निकाला कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी कैश पेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे किसी काम की नहीं है, सवाल की कैलकुलेशन में कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये आउटफ्लो है, और अगर आउटफ्लो है तो या तो एक्सपेंस बनेगा या डिडक्टेबल अलाउंस या टैक्स क्रेडिट, तीन ही जगह हैं आउटफ्लोज की। ठीक है, तो इसका टैक्स क्रेडिट बनना था लेकिन आपने गलती ये कर दी कि कैश में पेमेंट कर दी। नेक्स्ट आइटम इज मोटर व्हीकल वैल्यूइंग 4 लाख प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पजेस। सो जब व्हीकल प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज 5% कॉस्ट ऑफ व्हीकल अगर इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों यूजेस के लिए है। तो कॉस्ट हमें सवाल में दी हुई है, कितनी है, वो 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख का मैं 5% बनाऊंगा और वो सैलरी इनकम में शामिल कर दूंगा। नेक्स्ट इज रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉई। अगेन ये एक आउटफ्लो है कि एम्प्लॉई जो है वो उसकी रनिंग कॉस्ट बियर कर रहा है, तो इसका मेरी कैलकुलेशन के अंदर कोई रोल नहीं है। एम्प्लॉई जो भी खर्चा कर रहा है वो हमारी टैक्स कैलकुलेशन में कहीं फिट इन नहीं होता है, तो यूजलेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एट स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर मिस्टर मुश्ताक वॉज इशूड 5000 शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉई शेयर ऑप्शन स्कीम whereby he was offered shares at 25% discount to the market value. Market value of the shares was 11 per share. सो एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम का बेसिकली सवाल है, उसको आपने शेयर दिए हैं 25% डिस्काउंट पे और 11 रुपए का शेयर मार्केट में एक्चुअली बिक रहा है। तो आपको जो इसमें से इंफॉर्मेशन उठानी है वो 5000 शेयर्स हैं और 25% डिस्काउंट है और मार्केट वैल्यू 11 रुपए है। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है ये इसमें हम बेसिकली क्या करें कि वो एक्सरसाइज प्राइस कैलकुलेट करें कि कितने का आप एक्चुअली कितने पैसे देकर वो शेयर आप हासिल करेंगे। सो मार्केट प्राइस में से उसका 25% निकाल देंगे तो वो
25% आप कैलकुलेट करें 2.75 बनता है, जब आप 11 में से माइनस करेंगे तो 8.25 बनते हैं। ठीक है जी। तो ये वो पैसे हैं जो आप पे करके शेयर हासिल करेंगे। ठीक है, अब इसका देखें कि आगे जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो क्या है। वो हमने अपनी जो स्लाइड है उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि जब आप शेयर लेते हो तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करते हैं जो अमाउंट आपने पे की है टू एक्वायर द शेयर। तो मार्केट वैल्यू हमें पता है कितनी है, 11 रुपए है ना, और कितने पैसे दिए हैं, 8 रुपए 25 पैसे। तो यहां से अब आप कैलकुलेशन बना सकते हैं कि 5,000 शेयर हैं 11 रुपए के, ये फेयर मार्केट वैल्यू हो गई, और 5,000 शेयर हैं 8 रुपए 25 पैसे के, ये वो पैसे हैं जो आपने पे किए हैं। तो इसका जो डिफरेंस बनता है दैट इज 13,750, ये हम किधर ले जाएंगे, सैलरी इनकम में। ठीक है जी। तो ये सैलरी इनकम में आ गया अमाउंट 13,750। क्लियर है ये सबको, कोई आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर हो तो आप पूछेंगे। हाउस लोन टेकन बाय मिस्टर मुश्ताक अमाउंटेड टू ₹2 लाख एंड इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹6,000। नाउ लोन जब आप लेते हैं एम्प्लॉयर से तो वहां पे वो इंटरेस्ट फ्री लोन वाला हमने बेसिकली लॉ अप्लाई करना होता है और देखना होता है कि क्या ये बेंचमार्क रेट से ज्यादा या कम रेट है या क्या है। सो आप उस स्लाइड को रेफर करें और वहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ये सारा कानून हमने अप्लाई नहीं करना होता अगर लोन जो है वो 10 लाख रुपए से कम हो। तो यहाँ पे लोन की अमाउंट कितनी हमें बताई हुई है, लोन की अमाउंट तो बताई हुई है 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये कि इस इंफॉर्मेशन का भी हमने कुछ नहीं करना है। अगर लोन की अमाउंट होती 10 लाख रुपए से ज्यादा तो फिर हम उसके ऊपर बेंचमार्क रेट से एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते और फिर देखते कि एक्चुअली इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है। अगर इंटरेस्ट कम पे कर रहा है तो जो डिफरेंस होता है उसको सैलरी इनकम में ले जाते हैं। लेकिन अभी तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब सवाल की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फीड इन कर ली। अब इसका हमने एक टोटल बना लेना है। दिस टोटल विल बी आवर सैलरी इनकम। इसको अब हम वर्किंग का रेफरेंस डालेंगे, वर्किंग 1, और 15,20,000 रुपए सैलरी इनकम लिख देंगे। किसी और हेड ऑफ इनकम में कोई आमदनी नहीं है तो अब आपके पास टोटल इनकम भी यही बन जाएगा। डिडक्टेबल अलाउंस भी नहीं है तो फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम यही बन जाएगा। नाउ अगेन जब आप एग्जाम सिचुएशन में बैठे हैं तो आप सवाल पढ़ के अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये 5-4 आइटम लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इसी तरह अगर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस फिगर को लिख सकते हैं टोटल इनकम स्लैश टैक्सेबल इनकम, कि ये दोनों फिगर्स यही हैं। नेक्स्ट चैलेंज क्या है जी कि रेट ऑफ टैक्स देख लें। रेट ऑफ टैक्स आपको एग्जाम में स्ट्रेट अवे गिवन होते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा सैलरी में है तो फिर सैलरीड पर्सन वाले टैक्स रेट लगेंगे। यहाँ पे तो चूंकि है ही सिर्फ सैलरी इनकम तो ये सैलरीड पर्सन ही कंसिडर होगा। और आप स्लैब देख लें कौन सा बन रहा है 15,20,000 के लिए, थर्ड स्लैब। ठीक है, जो 12 लाख से 20,000 तक की इनकम के लिए है। तो यहाँ 15,20,000 इस ब्रैकेट में आ जाता है। ये आगे टैक्स कैलकुलेशन बना हुआ है, ये टैक्स कैलकुलेशन आप यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है जी। सो मैं टैक्स कैलकुलेशन पे इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन शायद ना दूं आपको, क्योंकि आई थिंक हम ये काफी दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप टैक्स स्लैब से इनकम के ऊपर टैक्स वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका टैक्स बन गया 55,000 रुपए। इसमें से टैक्स क्रेडिट अगेन कोई नहीं है सवाल में, टैक्स पेएबल ये बन जाएगा। और विद होल्डिंग टैक्सेस जो है वो भी सवाल में नहीं है। तो दिस इज योर टैक्स डिमांड कह सकते हैं आप इसको। ठीक हो गया जी। सो कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में आपको नजर आती, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन।